बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इससे रेलिवेंट हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। हम लोगों ने कहा था कि आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में कि इट इज प्रोबेबल दैट future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably। ये दो पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। साथ में हम लोगों ने कहा कि अगर किसी भी किस्म का कोई इमैटेरियल आइटम है, चाहे अब उसकी यूजफुल लाइफ लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो, एक साल से ज्यादा ही क्यों ना यूज हो रहा हो, अगर इमैटेरियल आइटम है तो आप लोगों ने उसको कैपिटलाइज नहीं करना, आपने उसको एक्सपेंस आउट करना है। ऑलराइट, फिर हम लोग गए इसकी मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। इट मींस दैट कि जिस दिन आप किसी भी एसिड को एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर करना मतलब परचेज करना, कि किसी भी एसिड को जिस टाइम पे आप परचेज करते हो तो उसी टाइम पे फुल एंड फाइनल आपका वो एसिड आपका बन जाता है। या आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो तो उस टाइम तक आप उस एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो पहला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था हमारे पास? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। मैंने एक बना बनाया घर ले लिया, अगले दिन रेंट आउट कर दूं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने पीस ऑफ लैंड लिया और उसके ऊपर घर बना रहा हूं, तो क्या रेंट आना स्टार्ट होगा? कब स्टार्ट होगा? जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन ना कंप्लीट हो जाए, तो तब तक मैं उस घर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर कहा जाता है कि मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, कि जब आपको ये लगे कि आपने इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अब आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपने उसकी कॉस्ट को मेजर करना है। और इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होती है। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होगी। अच्छा, ये वो बात थी जो हम लोगों ने पीआरसी लेवल पे पढ़ी हुई थी। हम लोगों ने इसके बाद की कोई बात वैसे डिस्कस भी नहीं की थी। हम लोगों ने यही कहा था कि हमने अपने एसिड को रिकॉर्ड करना होता है उसकी कॉस्ट के ऊपर। तो मेजरमेंट से मुराद है कि इनिशियली उसकी रिकॉर्डिंग होनी है हमारे पास उसकी कॉस्ट के ऊपर, पीपी, और इनिशियली रिकॉर्डेड एट। तो अब हमें बता रहे हैं कि भाई कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं। कॉस्ट ऑफ एन एसिड में किन चीजों को आपने शामिल करना है, किन चीजों को आपने इग्नोर करना है। तो कहते हैं कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पेड एंड the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction। तो कोई भी एसिड या तो आप एक्वायर करोगे या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड्स होगा। दोनों सिचुएशन में कॉस्ट क्या है कि अगर आप लोग कोई चीज इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करते हो, या कैश इक्विवेलेंट पे करते हो, या कोई और एसिड देते हो अगेंस्ट एसिड, तो उस एसिड की फेयर वैल्यू आप लोगों ने जाके देखनी है। अब इसकी एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास एक मोबाइल की जरूरत थी, आप लोग चले गए मार्केट और वहां पर जाकर आपने एक न्यू मोबाइल परचेज किया। वो न्यू मोबाइल आपको मिल रहा था 50,000 रुपीज का। तो आप लोगों ने शॉपकीपर से सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह, मतलब मोबाइल आपने पहले डिसाइड कर लिया। उसके बाद सिंपली क्या किया, वो 50,000 रुपीज पॉकेट से निकाले और उसको दे दिए। घर वापसी आए, अब उन्हें पूछा बेटा मोबाइल कितने का है? कितने का है? कितने का है? 50,000, जो उसको पे करके आए इन द फॉर्म ऑफ कैश। बात समझ आ गई? ये हो गई कैश के बारे में। कैश इक्विवेलेंट, जब उसने शॉपकीपर ने कहा कि भाई 50,000 का मोबाइल है, आपके पास कैश नहीं था, आपने चेक बनाया और उसको चेक दे दिया। चेक लीगल हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इन प्लेस ऑफ कैश यूज हो सकता है। तो क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल नहीं जाएंगे? क्या शॉपकीपर ने वो चेक एक्सेप्ट कर लेना है? तो ये कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया कि हमने इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं पे किया, उसकी कोई इक्विवेलेंट कोई चीज हम लोगों ने पे कर दी। अब बेसिकली ये चेक भी हो सकता है, या आपके पास किसी किस्म के कोई बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं,
तो वो भी लीगल टेंडर के तौर पे यूज हो सकते हैं, इन प्लेस ऑफ कैश वो यूज हो सकते हैं। आपने अपने बॉन्ड्स उसको दे दिए, इन केस कंपनी के कोई शेयर्स वगैरह हैं, आप कंपनी के शेयर दे सकते हैं, ये कैश इक्विवेलेंट की बेस पर आ जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो सपोज आप चेक देकर आ गए और अबू ने पूछा बेटा कितने का मोबाइल लिया, तो क्या कहोगे? 50,000, जितने का चेक बना के दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों साथ साथ भी आ जाएं, कि कुछ आपने 20,000 रुपए उसको कैश दे दिया और 30,000 रुपए का उसको चेक बना के दे दिया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों एक साथ आ गए, तो दोनों को हम लोग मर्ज कर देंगे। बात क्लियर? अच्छा, थर्ड सिचुएशन कहता है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। क्या मतलब? मेरे पास मेरा पुराना मोबाइल है और मैं अब इसको चेंज करना चाह रहा था न्यू मोबाइल के साथ, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने उसे कहा कि यार ये न्यू मोबाइल कितने का है? उसने कहा 50,000। अब पहली सिचुएशन क्या थी? मैं 50,000 रुपए कैश दे दूं। दूसरी सिचुएशन क्या थी? 50,000 रुपए के कोई कैश इक्विवेलेंट उसको दे। तीसरी सिचुएशन क्या है? अब क्या पुराना मोबाइल मेरे किसी काम का है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी कोशिश होगी कि मैं ये मोबाइल उसको सेल कर दूं और नया मोबाइल ले। एम आई राइट? तो क्या नया देखा जाएगा कि ये जो एसिड दे रहा हूं अदर कंसिडरेशन, इसकी वैल्यू क्या है? अब आप लोगों ने पीआरसी में पढ़ा था कि नॉन करंट एसिड हो तो हम लोग डेप्रिशिएट भी करते हैं। सपोज कि मेरा अपना ये मोबाइल 40,000 रुपए का है, जब मैं इसको डिस्पोज करने के लिए गया उस टाइम पर इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन थी 15,000 रुपए। तो मेरी बुक्स में ये कितने का रिकॉर्ड हुआ? इसकी मेरी बुक्स के अंदर WDV क्या होगी? 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25। अब मेरे मुताबिक मेरा मोबाइल 25,000 रुपए का है, मेरी बुक्स में मेरा मोबाइल 25,000 रुपीज का है। जब मैंने न्यू मोबाइल परचेज किया हुआ है 50,000 रुपए का, क्या शॉपकीपर को 25,000 रुपए और पे करो? नहीं। तो WDV ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। मींस दैट आपने देखना है कि इस मोबाइल की मार्केट में क्या वर्थ है। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो वैल्यू आपकी बुक्स में है मार्केट में भी वही वैल्यू हो, ये जरूरी नहीं होता। हम मार्केट में इसका रेट लगवाएंगे। उस शॉपकीपर ने कहा कि भाई आपका ये मोबाइल मैं रखूंगा 20,000 रुपए का, आपका ये मोबाइल मैं रखूंगा 20,000 रुपए का, तो मैं उसको एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट पे करूंगा? 30,000 रुपीज। फिर मैं नया मोबाइल लेकर आऊंगा। क्या ये स्टोरी समझ आई? अब अब्बू ने पूछा जब घर पहुंचे कि बेटा मोबाइल नया कितने का लिया? क्या उन्हें कहा 29,000 रुपए का है? कितने का? वो 30,000 जो कैश में पे किया प्लस WDV ऑफ अदर कंसिडरेशन, नहीं फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। और फेयर वैल्यू कितनी है? 20,000। तो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो कॉस्ट ऑफ एसिड क्या बनेगी? 50,000। आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी होंगी। तो आप लोगों ने कभी भी कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड नहीं लेनी, आपने फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन लेनी है। और फेयर वैल्यू से हमारे पास मुराद होता है कि मार्केट में, अभी सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि मार्केट में उस एसिड की क्या वैल्यू है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP कंसिस्ट ऑफ। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी कॉस्ट ऑफ एन आइटम के अंदर? तो उसमें वो कहता है कि सबसे पहली एंड मैंडेटरी चीज क्या होती है हमारे पास? उसकी परचेज प्राइस। क्या आप लोगों ने देखना है कि उसकी परचेज प्राइस क्या? अब जैसे आप में से अक्सर होंगे आईफोन लवर्स, ओके? अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह के पास आईफोन होता है, टीचर्स के पास हो ना हो लेकिन स्टूडेंट्स के पास जरूर होता है। लेकिन अब अगर आप लोग देखें, आप मार्केट में उसको परचेज करने के लिए जाएं, कोई भी मॉडल वगैरह अगर आपके पास मौजूद हो, 1.5 लाख रुपए का वो आपको मोबाइल मिलेगा। मैं सपोज कर रहा हूं ये सारी चीजें, आप ये ना कहना ये ले सर 1.5 लाख रुपए और ला कर दिखाएं कौन सा है। तो हम लोग जरा सपोज कर रहे हैं कि परचेज प्राइस उसकी मार्केट में वो आपको कितने का मिल रहा है? सुबह हमने कहा 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो नॉन PTA अप्रूव्ड है। तो PTA अप्रूव करवाने के लिए आपको उसके ऊपर टैक्सेस पे करने हैं। तो अगर वो टैक्सेस पे ना करो तो आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। अब अगर वैसे आपका कि नहीं सर वीडियोस भी चलती हैं, नेट भी चलता है, ये वो,
भाई सिम कार्ड तो नहीं चलता ना, या अगर चलाओ भाई तो कोई मतलब अनफेयर मीन्स यूज करोगे उसके लिए, वो अभी 2-3 मंथ्स के लिए होंगे फिर। लेकिन अगर उसको लीगल एक अपना एसिड बनाना है तो उसके लिए पीटीए अप्रूवल भी चाहिए, उसके लिए आपको मतलब टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और वो टैक्सेस उसी के प्राइस से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो मतलब एक तो आपने लेनी है उसकी परचेज प्राइस, फिर साथ में उससे रेलिवेंट एक्सपेंसेस देखने हैं। और वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? आफ्टर एनी डिस्काउंट, मतलब अब हम लोग जब शॉपकीपर के पास खड़े हुए होते हैं वो हमें कहता है कि भाई परचेज प्राइस है 1.5 लाख रुपए, हम कहते हैं यार थोड़ा बहुत कोई डिस्काउंट वगैरह करो, वो कहते हैं चलें 10% डिस्काउंट है। तो कितने का देगा वो हमें एसेट? 135,000। अब हम लोगों ने 150,000 नहीं लेना, अब हम लोगों ने आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू लेनी है। आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? 135,000। फिर कहते हैं एंड रिबेट्स, जब भी अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने टैक्स भरना शुरू कर दिया है, तो अब कुछ ही दिनों में आप लोगों को रिबेट्स की टर्म्स की समझ आ जाएगी कि रिबेट्स क्या होते हैं। लेकिन जहां पर जब एसिड्स के बारे में जब मैं पढ़ाने लगता हूं ना, तो मैं सिंपल सी बात करता हूं, रिफंडेबल टैक्सेस, रिबेट्स के साथ ब्रैकेट्स में लिख लो रिफंडेबल टैक्सेस। अब बेसिकली ये होते क्या है, ये टैक्स की टर्म है, वहां पर इन डिटेल आप लोग देखोगे कि रिबेट्स क्या है। लेकिन अकाउंटिंग की टर्म में आपने क्या याद रखना है? रिफंडेबल टैक्स। ओके हो गई ये बात, कि अगर किसी किस्म के कोई रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनते, कोई डिस्काउंट्स हैं तो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनता। ऑलराइट, और इसमें शामिल कर दो प्लस एनी नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, मतलब रिबेट्स बन जाते हैं एडजस्टेबल या रिफंडेबल। लेकिन अब उसके अलावा कुछ और टैक्सेस भी होंगे जो नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देना। साथ में फॉर एग्जांपल वो अब आपको बता रहे हैं, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज शामिल है, इसमें कस्टम ड्यूटीज शामिल है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। अगर ये चीजें हैं ना, तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएंगे। अब आप लोग देखो, आपने एक आईफोन परचेज किया, मार्केट से वो मिला 135,000 का आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन जब उसके ऊपर आप लोग उसको पीटीए अप्रूव करने लगे, 1 लाख रुपए का टैक्स था। अब आपने वो टैक्स भी पे कर दिया। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये आईफोन आपका कितने का है, आप क्या कहेंगे? 135,000 का है, क्या कहेंगे? भाई यही अकाउंटिंग है, जैसा आप सोच रहे हो वही स्टैंडर्ड बनता गया। कि लोगों से पूछा गया कि जनरली लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि टैक्स को इसमें शामिल करते हैं या नहीं करते। अब आपने खुद कह दिया 235,000 का, यही उन्होंने रूल बना दिया कि भाई आप लोगों ने, अब क्या ये टैक्स गवर्नमेंट आपको वापस करेगी? नॉन रिफंडेबल हो गया, इसलिए तो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाया हमने। ओके हो गई बात? तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? जी क्लियर हो गया पॉइंट? कासिम जरा पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है। कोई इशू, इंपोर्ट टैक्स, सेल टैक्स या कस्टम ड्यूटीज वगैरह हमारे पास होती हैं, तो वो सारी की सारी नॉन रिफंडेबल होती हैं, वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट। अब कहीं पे भी नाम आएगा ना इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सेल टैक्स, आप लोगों ने सिंपली कॉस्ट ऑफ एसेट में उनको शामिल कर देते हैं। ऑलराइट, अगर कहीं पे इनकम टैक्स आ जाए, इनकम टैक्स रिफंडेबल हो जाता है, ओके, तो उसको आप लोगों ने शामिल नहीं करना, कोई इशू यहां तक। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर आ जाते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इन शॉर्ट वर्ड्स आपने सिर्फ ये बात सोचनी है कि अगर मैं नॉन करंट एसेट को परचेज ना करता तो मुझे ये एक्सपेंसेस भी ना देने पड़ते। अगर आप आईफोन परचेज ना करते तो क्या आप लोग टैक्स पे करते? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ना हो गया। अगर आप लोग आईफोन परचेज ना करते तो आप क्या इंपोर्ट ड्यूटीज देते? क्या आप कस्टम ड्यूटीज देते? नहीं, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ना हो गए, है ना? वो तो हम लोगों ने पहले ही शामिल कर दिए।
फर्स्ट पॉइंट के अलावा अगर कोई और है जो उस एसिड से रिलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। अब कहा जा गया कि कौन से एक्सपेंसेस, तो कहते हैं आपने उस एसिड को उसकी लोकेशन तक लेकर आने के एक्सपेंसेस, मतलब डिलीवरी चार्जेस, लोकेशन तक लेकर आने के एक्सपेंसेस मींस दैट क्या ट्रांसपोर्टेशन को चार्जेस आप लोग दोगे नहीं? क्या आप लोग लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेस नहीं दोगे? तो वो अगर एसिड ना परचेज करते तो क्या ये एक्सपेंस होते आपके? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हो गए। लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। फिर कहा गया सिर्फ लोकेशन तक नहीं, अब आपने उसको उस कंडीशन में लेकर आना है कि आप इसको यूज कर सकें। अब आपने उसको उस कंडीशन में लेकर आना है जिसमें आप उस एसिड को यूज कर सकें। मींस दैट अब उस एसिड को अवेलेबल फॉर यूज बनाओ, क्योंकि एसिड की रिकॉग्निशन उस टाइम तक नहीं हो सकती जब तक अवेलेबल फॉर यूज ना हो। बात क्लियर हुई? वह आपने सिर्फ एक एसिड परचेज कर लिया और अभी वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, आप अपनी बुक्स में उसको एज एन एसिड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गॉट इट? क्यों? उससे अभी बेनिफिट आने स्टार्ट नहीं हुए। तो रिकॉग्निशन की पहली बात यही थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऑलराइट, सिंपल सी यहां पर मैं अपने बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूं कि भाई हमने एसी परचेज कर लिया, मार्केट से एसी परचेज किया, तो मैंने क्या उस शॉपकीपर वाले को पैसे नहीं दिए होंगे? अच्छा, वो जो लिस्ट प्राइस बना के देता है ना, उसमें अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो सेल टैक्स वगैरह शामिल होते हैं। उस प्राइसेस में वो जो टैक्सेस हमने बाद में शामिल करने थे ना, वो पहले से शामिल करके ही बता रहा होता है। फिर उसने जो हमें डिस्काउंट्स वगैरह देना होता है वो उस लिस्ट प्राइस में वो माइनस करके ही हमें कह रहा होता है कि भाई ये डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया है, अब मुझे आप ये वाली अमाउंट दे दो। फिर मैं अपने घर तक या ऑफिस तक उस एसी को लेकर आऊंगा तो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करूंगा, तो आपने इसको एक्सपेंस आउट नहीं कर, ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। इसके लिए मैं अपने बच्चों को बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं आपको अकाउंटिंग की बुक चाहिए और आप लोग गए यहां से मार्केट, बुक्स की मार्केट में गए, वहां से आपने एक अकाउंटिंग की बुक परचेज की जो 500 रुपए की आपको मिली, 100 रुपए आपका आने जाने का खर्च हो गया। अगले दिन आप क्लास में बैठे और मैं आपसे कहूं कि भाई 550 रुपए की बुक मुझे देनी है, बोलो नहीं, क्यों? 500 की आपने लिया, मैं 550 दे रहा हूं, उसके ऊपर 100 रुपीज का एक्सपेंस भी तो बढ़ गया है। अब अगर सपोज आप अपने लिए दोबारा लेने जाओगे, आपको दोबारा से 100 रुपए का एक्सपेंस बढ़ जाना है ना ऐसा? तो ऐसा नहीं है जैसे वो 100 रुपए आप कह रहे हैं कि भाई बुक 500 की नहीं है, 600 रुपए की है। क्लियर? अब देखो, एक नॉन अकाउंटेंट को इस बात का पता होता है, तो एक अकाउंटेंट को क्यों ना पता हो इन चीजों का? क्लियर? अच्छा, अब देखो, लोकेशन तक पहुंच गए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब शामिल हो गई। एसी आके मैंने अपने ऑफिस में रख दिया, क्या उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुए? नहीं भाई, एसी के रखने से थोड़ी ना हमारे गर्मी खत्म हो गई, क्या अब उसकी इंस्टॉलेशन करवानी है? क्यों? क्योंकि अभी तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि मैं उससे बेनिफिट्स ले सकूं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाऊंगा, कोई थोड़ी बहुत वायरिंग वगैरह भी एक्स्ट्रा करवानी पड़ जाती है कभी कभी, तो वो जो एक्सपेंसेस आएंगे, इलेक्ट्रिशियन को जो फी वगैरह पे कर रहा हूंगा, तो वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे, वो उस एसी की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, हमने उनको कैपिटलाइज करना होगा। कोई डाउट? तो कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन से? तो साथ में कहता है ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय, कि जिस तरह से मैनेजमेंट, देखिए भाई मैनेजमेंट ने इनिशियली डिसाइड कर लेना होता है कि अगर हम लोग कोई एसिड परचेज करने जा रहे हैं तो ये हमें कौन से हमारे ऑफिस लोकेशन फैक्ट्री कहां पे चाहिए। दूसरा, हमने इनसे क्या बेनिफिट्स लेने हैं, तो वो चीजें जैसे मैनेजमेंट चाहे एक मरतबा उसको वैसा करके दे दे। बात क्लियर हो गई?
अच्छा, एक मरतबा एक एसिड आपने अप्लाई कर दिया, मतलब एक एसी लगा दिया आपने, इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना दिए। कुछ अर्से बाद आपको ख्याल आया कि नहीं यार, इस रूम में तो एसी ज्यादा लगे हुए हैं, तो यहां से एक एसी उतारो और इसको दूसरे कैंपस में लेकर जाओ और वहां पर लगाते हैं। तो यहां से रिमूव करने की कॉस्ट नहीं आएगी क्या? क्या वहां पर दोबारा इंस्टॉल करने की कॉस्ट नहीं आएगी क्या? लेकिन अब कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। तो कभी भी रीलोकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट, इनिशियल लोकेशन, इनिशियल इंस्टॉलेशन, अब दोबारा से इंस्टॉल करवाना, कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरह आपसे अक्सर पूछा जाता है, भाई बिल्डिंग न्यू बन रही है ना, न्यू बिल्डिंग पे फर्स्ट टाइम पेंट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। लेकिन बिल्डिंग पुरानी मौजूद है, आपने 2-3 साल के बाद उसको दोबारा रीपेंट किया, तो रीपेंटिंग कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। आपने फर्स्ट टाइम बिल्डिंग बनवाई, कंस्ट्रक्शन की, तो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह आपने करवा ली, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी, बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लेकिन बाद में उसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है, आप उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। मतलब एक एक्सपेंस बार बार कैपिटलाइज नहीं करना, एक एक्सपेंस सिर्फ इनिशियली कैपिटलाइज होगा, उसके बाद अगर वही एक्सपेंस हुआ तो फिर एक्सपेंस आउट हो जाए। क्लियर? भाई आपने एसी इंस्टॉल करवा लिया, उस टाइम पे उसने टेस्टिंग वगैरह की तो एसी बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था, कूलिंग बड़ी जबरदस्त थी, एक हफ्ता आपने चलाया, एक हफ्ते तक सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से कोई प्रॉब्लम हुआ, एसी में कोई खराबी पैदा हो गई, आपने इलेक्ट्रिशियन को दोबारा बुलाया और वो आपसे 2000 रुपये लेके चला गया और एसी भी ठीक कर गया। अब वो 2000 रुपये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बने, अब वो एक्सपेंस ऑफ हो जाए। बात क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कहां तक के? ऑफ ब्रिंगिंग द एसिड, अब ये लाइन याद रखनी है आपने, ऑफ ब्रिंगिंग द एसिड इनटू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। गॉट इट? ये बात आपने याद रखनी है। अब वो आपसे कहता है कि भाई अगर आपको यहां तक बात मेरी समझ नहीं आई, तो आओ मैं तुम्हें बताऊं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आप शामिल कर सकते हैं। तो कौन से? कहते हैं इंप्लॉयज कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसिड। सिंपल सी बात, लेबर कॉस्ट। भाई जब आप लोग किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं और आप उनको वेजेस पे कर रहे हो, तो वो वेजेस अगर बिल्डिंग ना बनवाते तो क्या वो वेजेस पे करते? तो लेबर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती। ऑलराइट, मतलब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं शामिल होगा, वो जो आप लोग लेबर को वेजेस पे कर रहे हो वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बन जाए। बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए भाई, एक पीस ऑफ लैंड है, लैंड अलग से नॉन करंट एसिड है, इसके भाई अलग से बेनिफिट्स हैं। ये कभी भी, ये हमेशा एक्वायर होता है, लैंड की कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना हम लोग कर सकते हैं, लैंड की कंस्ट्रक्शन नहीं होती, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है। ऑलराइट, तो लैंड तो एज इट इज अपना अलग से बेनिफिट दे रहा है, लेकिन वो ना अनइवन सी सिचुएशन में पड़ा होता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बिल्डिंग बनवाने लगे, सबसे पहले हम उस लैंड का लेवल करवाते हैं। लेवल क्यों करवा रही हैं? क्या उस लैंड में निखार पैदा करने के लिए? किस चीज के लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये साइट प्रेपरेशन है। ऑलराइट, वो जो हम लोग लैंड को सेट कर रहे होते हैं ना, किस चीज के लिए? ताकि हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकें, तो वो लैंड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ना हमने उसको एक्सपेंस आउट करना है। वो क्यों करवा रहे हैं? ताकि हम लोग इसके ऊपर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा सकें, तो ये साइट प्रेपरेशन है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट देखो, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस। देखो यार, वो खुद कह रहा है
तो भाई ये ना हो कि आप डिलीवरी एक जगह पे पहुंच गया, फिर आपको ख्याल है नहीं भाई यहाँ पे नहीं, यहाँ से आगे लेके जाओ, फिर ख्याल है यहाँ पे नहीं, यहाँ से तीसरी ऑफिस में लेकर जाओ। तो कहते हैं मजाक नहीं बनाना, फर्स्ट टाइम में बता दो कि कहाँ पे चाहिए, फिर चाहे वो तीसरा ऑफिस ही क्यों ना हो हम वहां तक लेके चले जाएंगे। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस कॉस्ट ऑफ एसेट को जाएंगे, लेकिन सब्सिक्वेंट डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस अगर कोई हुए तो कॉस्ट ऑफ एसेट को चार्ज नहीं होंगे, फिर एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। क्लियर? फिर देखो यहाँ पे क्या कहता है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली को। असेंबली क्या होती है कि चीजें अक्सर आप लोग देखें ना, जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी वगैरह होते हैं, जब हम लोग ये परचेज करते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। ये पूरी मशीनरी एट अ टाइम नहीं भेजी जा सकती, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास मौजूद होते हैं। फिर क्या किया जाता है, इन डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक यूनिट बनाया जाता है, ये कहलाता है असेंबल करना। ऑलराइट, जैसे आपने सुना होगा गाड़ियों के यहाँ पर असेंबली यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। मींस दैट हर चीज बाहर से आती है, इंजन अलग से आएगा, बाकी चीजें अलग से आएंगी, पाकिस्तान में जस्ट उनको असेंबल किया जाता है तो एक गाड़ी बन जाती है। फिर उसमें इंस्टॉलेशन, क्या अब उसको रन करने के लिए अक्सर में कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद होते हैं, तो अब उसको इंस्टॉल किया जाता है। जब तक वो इंस्टॉलेशन नहीं की जाएगी, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे आप लोग लैपटॉप परचेज करते हो, तो लैपटॉप तो आपके पास आ गया, लेकिन जब तक विंडो ना करवाओ आप उसको ऑपरेटिंग पोजीशन में नहीं ला सकते। तो वो जो विंडोज करवाना होता है ना, वो बेसिकली इंस्टॉलेशन। गॉट इट? बात क्लियर? तो वो भी अगर, तो क्या विंडो मुफ्त में हो जाती है? अब मोस्टली जो इससे परचेज कर रहे होते हैं वो आपको मुफ्त में भी करके दे देते हैं, तो फिर नहीं शामिल करेंगे। लेकिन अगर वो उसके हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। फिर आपसे कहता है टेस्टिंग कॉस्ट। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है खास तौर पर, उसकी टेस्टिंग की जाती है। इवन कि आपके घर में भी कोई मैकेनिक वगैरह आएगा ना, कोई चीज बनाएगा, इवन कि आप बाइक की रिपेयरिंग के लिए जाते होंगे, आपको पता है सारे बाइक की ट्यूनिंग श्यूनिंग करने के बाद वो जो मैकेनिक होता है वो खुद भी जरा एक राउंड लगा के आता है, टेस्टिंग है। ऑल राइट, बस जाहिर उधर आपको लग रहा होता है कि आपको कोई एक्सपेंस नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत पेट्रोल लगा है उसमें। लेकिन इसको हम लोग समझते हैं प्लांट एंड मशीनरी के उसमें, कि हम लोगों ने ना अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट की थी, तो वहां पर हम लोगों ने मैकेनिक भी वहीं से बुलवा लिए, उन्होंने हमें इंस्टॉल वगैरह करके दे दी। और उनका ये था कि 1000 यूनिट पर डे इस मशीन से आप बना सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से मशीन ओके है। हमने कहा भैया ऐसे नहीं ओके, 1000 यूनिट बना कर दिखाओ हमें, हमें भी तो पता चले कि वाकई ये 1000 यूनिट बना रही है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसा वो दावा करते हैं उस दावे पे पूरा नहीं उतरते। तो हमने कहा कि बाद में नहीं, अभी हमें बना कर दिखाओ। क्या ये होता है कि भाई प्रोडक्शन करके दिखाओ, कहीं डैमेज यूनिट तो नहीं बना रही, क्या यूनिट सही से बन रहे हैं? तो क्या वो प्रोडक्शन के लिए हम उसको रॉ मटेरियल नहीं देंगे? तो क्या रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च नहीं आएगा? अच्छा, वो रॉ मटेरियल क्यों दे रहे हैं? फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो अब जो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह है, वो टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज करोगे, क्योंकि अभी तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। गॉट इट? इसके बाद ही तो पता चलना है कि अवेलेबल फॉर यूज है या नहीं है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये अवेलेबल फॉर यूज है। तो अगर किसी किस्म की कोई टेस्टिंग कॉस्ट होती है तो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसिड में शामिल हो। ओके, बात क्लियर? अब क्या कहते हैं, टू डिटरमिन वेदर द एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपर। अब जहां से ये फर्क पता चलता है, भाई अवेलेबल फॉर यूज है तभी तो प्रोडक्शन कर रहा है। भाई अभी हमारे लिए नहीं है, अभी मैकेनिक्स खुद से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो चला रहे हैं उसको। अभी उन्होंने हमें हैंड ओवर नहीं किया कि आप लोग प्रोडक्शन करो, अभी वो खुद अपनी तरफ से देखना चाह रहे हैं कि हमने ये जो असेंबली या हम लोगों ने इंस्टॉलेशन की है इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। अच्छा, इसमें ना फिर थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है कि सपोज टेस्टिंग कॉस्ट हुई 100 रुपए की, मतलब 100% है, तो 100% अमाउंट ही कॉस्ट ऑफ एसिड में शामिल कर दो। जब आप लोग टेस्टिंग करने लगे तो लाजिम बात है प्रोडक्शन हुई, कुछ ना कुछ यूनिट्स बन गए, वो जो रॉ मटेरियल आपने दिया था उसने उससे कुछ ना कुछ तो फाइनल प्रोडक्ट्स बनी होंगे ना।
अगर वो फाइनल प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में सेल कर दी तो कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू भी जनरेट हुआ होगा। उसे कहा जाता है सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग ऑफ यूनिट्स। वो जो सेल प्रोसीड्स आई, हम अज्यूम करते हैं उन सैंपल यूनिट्स को सेल करने से जो सेल प्रोसीड्स आई वो आई 60 रुपीज की, तो आप लोग 100 रुपीज नहीं लेकर जाओगे। तो आप लोगों ने उस टेस्टिंग कॉस्ट में से वो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सैंपल यूनिट्स, वो जो टेस्टिंग टाइम पर आपने जो यूनिट्स बनाए थे उनको सेल करने पर अगर कोई रेवेन्यू आया है तो टेस्टिंग कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब कितनी कॉस्ट आके शामिल करोगे? 40 रुपीज। क्लियर? 100 रुपए की कॉस्ट थी और 100 रुपए का ही रेवेन्यू आ गया, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर शामिल करने की जरूरत है, जितनी कॉस्ट है उतना तो अर्न कर लिया है, तो कुछ भी शामिल करने की जरूरत है। 100 रुपए की कॉस्ट थी, 120 रुपए का रेवेन्यू आ गया, अब 20 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। 100 रुपीज की कॉस्ट, तो लानी बात है फिनिश को ज्यादा जरा महंगी बिक जाती हैं, तो ये सिचुएशन भी तो आ सकती है ना कि सैंपल यूनिट्स को सेल करने से जो सेल प्रोसीड्स मिला वो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट का मिल गया। अब क्या करो बताएं, कोई तुक्के शुक्के लगा दें। जी आप बताएं। प्रॉफिट में चला जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट या टोटल 120? एक्स्ट्रा अमाउंट तो 20 रुपीज आप कह रहे हो प्रॉफिट के तौर पर लेकर जाएंगे, एसिड को कुछ नहीं करना। यस और नो? नेक्स्ट, उसमें से माइनस कर देंगे जो एडिशनल अमाउंट होगी। जी जी, अदर इनकम जी, माइनस कर देंगे। माइनस कुछ नहीं करना कॉस्ट में से। कॉस्ट में से कभी भी कोई भी चीज माइनस नहीं करनी है आप लोगों ने। टेस्टिंग कॉस्ट है तो ऐड करो, नहीं है तो डू नथिंग। ऑलराइट, मतलब अब टेस्टिंग कॉस्ट और सेल प्रोसीड्स इक्वल हो, जब सेल प्रोसीड्स ज्यादा हो जाए तो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसेट में कुछ भी नहीं लिखा। अब क्वेश्चन ये आता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट का करना क्या है, तो आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चली जाए और आपको प्रॉफिट्स दे। ऑल राइट, कॉस्ट में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे इस तरह से। बात क्लियर? एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगी, अदर इनकम समझ लें, आपके रेवेन्यू का पार्ट बन जाए। क्लियर हो गई ये बात? कोई इशू? इसीलिए ये मैंने सिचुएशन डिस्कस किया है, इवन कि यहाँ बुक में नहीं थी लेकिन आपके एग्जाम का पार्ट बन जाती है, तो इस वजह से अब आपको ये वाली सिचुएशन का पता हो तो आप लोगों ने माइनस नहीं करना। एग्जाम में भी अक्सर यही होता है कि स्टूडेंट जाके माइनस कर देते हैं, अगर इसको मैं ठीक से ना एक्सप्लेन करता तो आप में से भी अक्सर जाके ऐसा ही करते। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ एसिड ही गलत हो गया, नीचे सारी वर्किंग आपकी गलत है, सारी डेप्रिसिएशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग गलत है, फिर कोई डाउट? द लास्ट वन इज प्रोफेशनल फी सच एज आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर्स फी। आर्किटेक्ट, भाई बिल्डिंग बनवानी है तो क्या उसका नक्शा नहीं बनवाएंगे? नक्शा बनवाएंगे तो क्या वो मुफ्त में आर्किटेक्ट हमें बना के देगा? फी चार्ज करेगा? अच्छा, क्यों वो मैप बनवा रहे हैं, नक्शा क्यों बनवा रहे हैं हम लोग? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो चार्ज किसको करें? बिल्डिंग को चार्ज करो। ऑलराइट, अब आया सर्वेयर। डू यू नो सर्वेयर कौन होता है? सर्वेयर कौन होता है? सर्वेयर मीन सर्वे, सर्वे से क्या मतलब? ये एक ऐसा इंजीनियर समझ लो, एक ऐसा इंजीनियर होता है। देखो भाई, एक तो आपके पास आ गए ना वो मिस्त्री जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरा आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में हल्का सा भी एंगल इधर उधर हो गया, आप इसके ऊपर 10-20 मंजिला हमारा नहीं खड़ी कर सकते, गिर जाना है उसने। सर्वेयर, आपको आपने अक्सर देखा होगा जब रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो कुछ लोग वो एंगल चेक कर रहे होते हैं, वो सर्वेयर, वो उस बिल्डिंग के एंगल्स देख रहा होता है कि ये जो बन रही है क्या ये एक्यूरेट एंगल्स के ऊपर बन रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है।
मतलब एज सच वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा होता, लेकिन कंस्ट्रक्शन का सर्वे कर रहा होता है, तो क्या हम उसको पे नहीं करेंगे? अच्छा, क्या आपको लगता है सर्वे करवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था? था तो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। क्लियर? अब हम उसको उसकी प्रोफेशनल फी पे कर रही हैं। प्रोफेशनल फी है, किसी किस्म के कोई लीगल चार्जेस वगैरह हैं, हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाए। एनी डाउट? क्या आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट समझ आ गई? फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास आया, कहते हैं इनिशियल एस्टिमेट। अब सबसे पहली बात, इनिशियल की बात की तो मतलब इनिशियल से मुराद है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जब हम उस एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इनिशियल से मुराद है जब हम उस एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हों, उस टाइम पर एस्टिमेट करो, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं आने वाली, एक अंदाजा है, एक एस्टिमेट है। अच्छा, कुछ एस्टिमेट आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, वो भी इनिशियल एस्टिमेट ही होते हैं। पीआरसी लेवल पे कौन कौन से? रेजिडुअल वैल्यू को भी एस्टिमेट करते थे, इनिशियली एस्टिमेट करते थे, यूजफुल लाइफ को भी एस्टिमेट करते थे, है ना? एक और एस्टिमेट आपने करना है। अब वो जो था ना एस्टिमेट जो पहले करते थे, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, उसका कॉस्ट ऑफ एसेट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसका ताल्लुक होता था एसिड की डेप्रिसिएशन से। तो पहले हम तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब वो वाले एस्टिमेट्स नहीं है, कुछ और है। कौन सा एस्टिमेट है? कहते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग and removing the items and restoring the site on which it is located। कौन सी कॉस्ट का एस्टिमेट करना है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, या इसको कहा जाता है रिमूविंग कॉस्ट of an item and restoring the site on which it is located, for which an entity incurs legal or कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अगर ये ऑब्लिगेशन है तो आपने एक एस्टिमेट करना है किस चीज का, कि इस एसिड को जब डिसमेंटल करने लगेंगे या इस एसिड को जब यहां से रिमूव करने लगेंगे, उस टाइम पर क्या कॉस्ट आएगी। अब ये कब होता है? ये उस टाइम पर होता है जब आप लोगों ने अपना एसिड, मतलब हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी की, फैक्ट्री की। आप लोग अक्सर देखो ना, ये शहरों से बाहर निकलते हो तो आप लोगों को अक्सर फैक्ट्रीज नजर आती हैं, एम आई राइट? लेकिन आपको ना उनकी बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं नजर आती, एक रॉ सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो आप लोग खुद देखते हैं यार, करोड़ों की यहाँ पे मशीनरी है, लेकिन इन्होंने जीवन की दीवारों को प्लस्तर तक भी नहीं किया हुआ, है ना ऐसा? उसकी वजह ये है कि वो जो पीस ऑफ लैंड है ना, वो उनका अपना नहीं है, वो पीस ऑफ लैंड है रेंटल। अब उस रेंट एग्रीमेंट में ये बात मेंशन थी कि भाई ये पीस ऑफ लैंड 10 साल तक आपके पास है, चाहे जो मर्जी इसके ऊपर करो, लेकिन जब 10 साल के बाद जाने लगो ना, हमें पीस ऑफ लैंड ही देना, इसके ऊपर अगर कुछ भी हुआ वो खुद रिमूव करके था। अब ये आपकी लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है, क्योंकि आपके एग्रीमेंट में मेंशन है कि आपने ऐसा करके जाना है। अब एक तो ये है ना कि वो जो फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवा रही हो, वो तो कास्ट आएगी ही सही, लेकिन साथ में 10 साल, अब उसकी यूजफुल लाइफ हो गई 10 साल, ओके, उसके बाद उसको डिसमेंटल भी तो करवाओगे, क्या डिसमेंटलिंग की कॉस्ट नहीं आएगी? तो आपने उस डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को भी देखना कि जब इसको सारे को मैं उसको सेम वैसी कंडीशन में लेकर आऊं जैसे मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड था, तो लानी बात है इसको रिमूव भी तो करवाना है ये सब कुछ यहां से। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट की आज एक एस्टिमेशन शामिल करो, क्योंकि 10 साल के बाद जब होगी वो तो तब देखा जाएगा ना कि एक्चुअल क्या हो रही है, तो एक अंदाजा लगा कि इसकी रिमूविंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। अब यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप लोगों ने फाइनेंस पढ़ा होगा, क्यूएम में फाइनेंस पढ़ा है ना, उसमें प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ी होगी। टुडेज 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1 रुपी। तो अगर आप लोग ये कहते हो कि भाई डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर 1 लाख रुपया आएगा, तो कहा गया है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, आज के दिन की इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर भी लगाना पड़ेगा।
बात क्लियर हुई। लेकिन आपको क्वेश्चन में जैसे ही कहना डिसमेंटलिंग कॉस्ट, समझ लेना कि वो प्रेजेंट वैल्यू ही है, और आप लोगों ने सिंपली उसको जाकर कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर। गॉट इट? ये एक एडिशनल पॉइंट था आप लोगों के लिए जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। एम आई राइट? तो अब क्या कि कभी कोई एसेट हमारा, अच्छा, अगर वो ये कह दे कि सॉरी स्टोरी बना, देखिए भाई आप FR 1 में बैठे हुए हो, आपके एग्जामिनर ने आपका निचोड़ निकाल देना है, सारी चीज देगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट इतने रुपीस की हो जाएगी इतने अरसे के बाद, ये वो वगैरह, लेकिन एंड पे छोटी सी बात होगी, एंड इट्स नॉट द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। आप कुछ भी नहीं करना, अब ऐड नहीं करना, ऐड सिर्फ उस टाइम पर होगा जब ये हमारी लीगल ऑब्लिगेशन हो, लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मतलब बाय लॉ हमें ये कहा जाए, लीगल से मुराद है बाय लॉ, पाकिस्तान का कानून हमें ये कह रहा है कि भाई आपने ये काम करना है। कंस्ट्रक्टिव हमने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा, वो कंस्ट्रक्टिव है। लीगल से मुराद बाय लॉ, और कंस्ट्रक्टिव से मुराद बाय वर्ड्स, मतलब हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक ये मैंने करना। अब बात क्लियर हो गई? तो अब आपने जब भी स्टेटमेंट को पढ़ना है तो इस बात का जरूर ख्याल रखना है। देखिए भाई, अगर आप लोग एक्टिव माइंड नहीं रहेंगे, आपका एक थोड़ा सा गलत स्टेप पूरा क्वेश्चन गलत करवा के रख देगा। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव होकर बैठना है, एक एक चीज को देखना है कि लिखा हुआ क्या था। अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है, एंड पे जाके वो सिर्फ इतना कहते हैं एंड इट्स नॉट द लीगल ऑब्लिगेशन, अब बच्चा नॉट को स्किप कर जाता है, बस क्वेश्चन गया। एनी प्रॉब्लम? आपने कोई चीज डिस्कस करनी हो? सबको क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट वाली चीज देखें, ये जरा दो लाइनें पढ़ें, क्या समझ आती है आपको? अच्छा, अब देखें यहां पे क्या कहते हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड, लैंड की कंस्ट्रक्शन तो नहीं होगी ना, लैंड हमेशा एक्वायर करेंगे, कहते हैं सर्टेन कॉस्ट ऑफ नेसेसरी एंड शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। अब अच्छा, कौन कौन सी कॉस्ट इसमें हो सकती हैं? सबसे पहले उसने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ लैंड, फिर क्या कहता है टाइटल एंड लीगल फी, फिर क्या कहता है साइट प्रेपरेशन कॉस्ट, लाइक अब उसमें क्या चीज हो रही है, ग्रेडिंग वगैरह हो रही है, ड्रेनिंग वगैरह हो रही है, फिर क्या सर्वे कॉस्ट वगैरह हो रही है, तो वो भी सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। कहते हैं ऑल ऑफ दीज कॉस्ट मे बी कंसीडर नेसेसरी टू गेट द लैंड रेडी फॉर इट्स। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो इन बातों की? क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर देखो देखो, यही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थी, जब आपको यहाँ पे समझ आ गई है ना, जैसे ही ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएंगे, आपने 1 मिनट लगाना है और आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ एसिड इज दिस। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे ना दो किस्म की अप्रोचेस थी। एक तो ये थी कि मैं एक क्वेश्चन सामने रखता और उसमें कहता था बेटा ये ऐड कर दो, ये लेस कर दो, ये इग्नोर कर दो, ये देखो कॉस्ट ऑफ एसिड, और फिर थ्योरी पे आ जाता है, ये देखो ये ऐड करवा रहा है, ये लेस करवा रहा है। दूसरी अप्रोच क्या है, थ्योरी अच्छे से बता दो, न्यूमेरिकल बच्चा खुद कर ले, और हमने एग्जाम में न्यूमेरिकल करना है, ऐसे ही है ना? तो हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करना है हम ये सीखें। डन। न्यूमेरिकल से थ्योरी कैसे करनी है, ये मेरा कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, मेरा पेपर है न्यूमेरिकल, मैंने उसको तैयार भी वैसे ही किया। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड, मतलब अगर बिल्डिंग होती, बनी बनाया जाके घर ले लूं, तो वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड तो ना हुआ, वो तो एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, एक्विजिशन ऑफ हाउस हो जाएगा। ओके, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड मतलब उस पीस ऑफ लैंड जो मैंने ऊपर परचेज किया है, उसके ऊपर बिल्डिंग मैंने खुद बनवानी है। तो उसमें क्या करना है, कहते हैं डिटरमिन्ड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन एक्वायर्ड एसिड, कहते हैं इसके ऊपर भी सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई करो जैसे मतलब कि इसके ऊपर भी सारी कॉस्ट वगैरह अलग अलग आइडेंटिफाई करो। कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट may also be capitalized in accordance with IAS 23, डिस्कस करेंगे IAS 23 FR 1 के अंदर ही। तो अभी तक आपने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ऑल राइट। अच्छा, इन सिंपल मैं आपसे आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। मैंने एक गाड़ी परचेज करनी है, गाड़ी है 25 लाख रुपए, तो लाने बाद आप खुद तो नहीं बनानी, मार्केट में जाना है और
पैसे देने हैं, गाड़ी मेरी। ऑलराइट, फाइनल प्रोडक्ट। 25 लाख मेरे पास नहीं, मेरे पास है 10 लाख। 15 लाख रुपए मैंने बैंक लोन लिया। स्टोरी सुन लेना। 15 लाख रुपए मैंने बैंक लोन लिया और बैंक वालों ने मुझसे कहा कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बैंक वालों को मैं रिटर्न कितना करूंगा? 16,50,000, जो कि आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन मैंने रिटर्न कर भी दिया। मैं 1 साल के बाद मैंने रिटर्न कर दिया। बैंक वालों से लोन कितना लिया था? 15 लाख। बैंक वालों को पे कितना किया? 16,50,000 रुपए। 10 लाख रुपए मेरा अपना था, जाके मैंने गाड़ी परचेज कर दी। गाड़ी कितने की? गाड़ी कितने की? शाबाश शाबाश, ट्राई किया तो भाई। देखो, क्या मैक्सिमम गलत बता दोगे? मैं कौन सा 26,50,000 आपसे ले रहा हूं? भाई मेरा पैसा था, खर्च कर दिया। आप मेरे अकाउंटेंट हैं, आपने मेरे पास उस एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा, ये बात तो कंफर्म हो गई कि रिकॉग्निशन हो गई है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिए। कॉस्ट को रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं। मसला ये आ रहा है, रिकॉग्निशन तो हो गई है, मेजरमेंट कौन सी वैल्यू पे करो? अब बात आई, क्या जो मेरा 10 लाख रुपए था उसके ऊपर करूं? अच्छा, जो 10 और 15 लोन लिया 25, उसके ऊपर करूं? या जो मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया उसके ऊपर करूं, 26,50,000 के ऊपर? अब कितने ऐसे हैं जो कहते हैं 26-50? कोई ऐसा जो कहता हो 25? मैं कहता हूं 25। 26-50 नहीं। क्या आपको ऐसे ने कहा है कि भाई मुझे परचेज करने के लिए आप लोन लो और उसके ऊपर इंटरेस्ट दो? क्या आपका अपना पैसा होता तो क्या एसेट आपका नहीं बन सकता था? और जब आपका नहीं था आप ना देते? हाँ, ऐसी ने तो नहीं कहा ना कि भाई मुझे दूसरों के पैसों से आके परचेज करो, इतनी बड़ी मजबूरी बनी हुई है मेरी। बताओ मुझे। तो इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो, फाइनल एसेट, और उसको परचेज करने के लिए लोन लेते हो, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनता। तो गाड़ी कितने की है? 25 लाख। ये रूल समझ आ गया? सिंपल रूल, इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या? आगे आगे सुने ना, आपको मेरी ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आगे आ रहा हूं, लेकिन आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा कि जब एसेट को परचेज करना हो, क्या कहा मैंने? जब एसिड को परचेज करना हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। ओके। लेकिन बोरिंग कॉस्ट के अंदर परचेज की बात नहीं है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड। कि अगर एसिड बना रहे हो और उसको बनाने में आपने कोई लोन लिया और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो कितना पोर्शन कैपिटलाइज करना है वो बताएगा बोरिंग कॉस्ट, IS-23। ऑलराइट, तो अभी के लिए जब तक 23 नहीं पढ़ते, सिंपल रूल, इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ऑलराइट, बाद में कितना कैपिटलाइज करना है कितना नहीं करना वो बाद की स्टोरी है। अभी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा एक्सपेंस आउट। कोई डाउट? ओके भाई, यही डिफरेंस है एक्विजिशन में और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। और यही अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होता, IS-23 में मैंने बताना है कि मैं अब अपने घर की बिल्डिंग बना रहा हूं और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में 50 लाख लग रहे हैं, 20 लाख मेरा अपना है, 30 लाख मैंने उधार पे लिया, अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दूंगा ना वो भी बिल्डिंग को चार्ज करूंगा, लेकिन सारे टाइम ड्यूरेशन का नहीं, जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तब तक करेंगे। ओके, तो वो IS-23 में सारी डीलिंग करेंगे। अभी 23 पे फोकस नहीं करना, अभी किस पे फोकस है? 16। और 16 कहता है इंटरेस्ट कॉस्ट को मेरे अंदर शामिल ना। क्लियर? फिर देखो, कहते हैं कुछ और ऐसी कॉस्ट हैं जो आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट
नहीं बनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इससे पहले उसने क्या एग्जांपल दी थी, जो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनानी है। अब क्या एग्जांपल्स आ रही हैं, जो कॉस्ट ऑफ एसिड, मतलब उसने आपको ये, आपने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट लॉ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लिसिट से मुराद होता है जो बाय वर्ड्स आपको बता दिया जाए, इम्प्लिसिट होता है जो अंडरस्टूड है कि यही चीज होनी। ओके, एक्सप्लिसिट उसने कहा, बाय वर्ड्स उसने बता दिया राइटिंग फॉर्म में कि इन चीजों को कभी ना शामिल करना कॉस्ट ऑफ एसिड। गॉट इट। अच्छा, फिर क्या कहता है, कौन कौन सी कहता है भाई, कोई कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, मतलब ऐसे समझ ले जैसे आप लोगों के पास एक ब्रांच है और आपने एक और ब्रांच ओपन कर ली। आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, आपने एक और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी, और उसके ऊपर किसी के, मतलब आप देखें एक प्लांट एंड मशीनरी होता है ना, तो आपको पता है कि सिर्फ उससे एक ही प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, उसमें हल्की सी कोई ऑल्ट्रेशन करो ना, कोई दो चार उसके यूनिट चेंज करो, तो न्यू प्रोडक्ट, न्यू साइज, न्यू आइटम बनना शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, जैसे आप लोग सपोज के ये जो फ्लोर मिल्स वगैरह होती हैं, अब आटा भी उधर ही बन रहा है, मैदा भी उधर ही बन रहा है, बाकी आइटम्स भी उसी से वहीं पे बन रही हैं। प्लांट एंड मशीनरी सेम होता है, तब थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं किसी किस्म की कोई न्यू फैसिलिटी वगैरह अगर आप ओपन करते हो, या कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, पहले कोई और प्रोडक्ट बनाते थे, अब कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया आपने उससे मिलती जुलती, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। ये तो अंडरस्टूड है ना कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रमोशनल जो एक्टिविटीज आपकी होती हैं, कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक सेल्स के साथ होता है, इनका ताल्लुक परचेजेस के साथ। आप किसी भी चीज की, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो सेल्स के तमाम तरह एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑलराइट, रेवेन्यू नेचर के हैं, इनको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। फिर देखिए आपके पास आया कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि न्यू ब्रांच आपने ओपन कर दी, किसी और एरिया में आप चले गए, न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। पहले आप लोगों की जो मार्केट होती थी वो होती थी लोअर मिडिल क्लास, फिर आपने अपने एरिया वगैरह को चेंज किया और आप लोग जरा एलीट क्लास की कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और फिर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब ये हमेशा याद रखना, स्टाफ ट्रेनिंग कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। इवन के वो आपसे कहेगा कि भाई न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, जापान से मंगवाया हम लोगों ने, उसकी ट्रेनिंग सिर्फ उसी प्लांट एंड मशीनरी के लिए हम लोगों ने 10 लोगों की ट्रेनिंग भी करवाई, उसके ऊपर इतनी कॉस्ट आ गई, लेकिन आपने ट्रेनिंग कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। वजह, वजह क्योंकि लिखा हुआ है, उसने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग को कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। वजह ये है कि जब आप लोगों ने एसिड्स को डिफाइन किया था ना, तो आप कहते हो एसिड्स के ऊपर कंपनी का एक कंट्रोल होता है, am I right? इंसानों पर कंट्रोल नहीं। तो जब इंसानों पर कंट्रोल नहीं है तो आपका एसिड कैसे बन सकता है वो? ऑलराइट, इस वजह से कॉस्ट ऑफ एसिड। और दूसरा, जिंदगी मौत का नहीं पता। आपने जिन लोगों की ट्रेनिंग करवाई है उन्हीं में से कल किसी की डेथ हो जाए तो आपसे क्या कहोगे, भाई रुक जा, बाकियों को ट्रेन करके जाएंगे, तुम्हारे ऊपर मैंने खर्चा किया। तो इंसानों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंसान कभी भी आपके एसिड का पार्ट नहीं बन। ओके, तो आप लोगों ने स्टॉक ट्रेनिंग को कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना। कोई स्टॉक ट्रेनिंग इवन के स्पेसिफिकली उसी एसिड के लिए ही क्यों ना हो, तब भी एक्सपेंस आउट कर। ऑलराइट, फिर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जर्नल ओवरहेड रिटर्न फॉर्म में है, अक्सर आपको एग्जांपल्स में मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जर्नल ओवरहेड, स्टॉक ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह, फिर आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रमोशनल मटेरियल्स वगैरह, फिर ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी वगैरह, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई एड वगैरह कर रही हो। फिर अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आप लोगों ने लॉन्च की, तो लाजमी बात है मार्केट में अभी तो आपको कोई नहीं जानता ना, क्योंकि अभी एडवर्टीजमेंट जब की जाती है ना,
एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस स्टार्ट में होते हैं और इसके बेनिफिट्स आपको इन फ्यूचर मिलते हैं। तो स्टार्ट में तो आपको लॉस भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इनिशियल लॉसेस आप कॉस्ट ऑफ एसिड को दे दो, भाई तुम्हारी वजह से मुझे लॉस आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इनिशियल लॉसेस वगैरह भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। ऑलराइट, आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी हैं। समझ आ गई हैं तो एग्जांपल नंबर 1 मुझे सॉल्व करके दें, सॉल्यूशन ना देखिएगा, अपनी नोटबुक के ऊपर इसको रिकॉर्ड करें कि कॉस्ट ऑफ एसिड हमारा क्या बनेगा। अब हम लोगों ने अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखें, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्लांट ऑन इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन। तो अब अगर यहां पे देखते हैं तो कहते हैं AL has purchased a large item of plant, the following costs were incurred, list price of the plant as it is। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें तो ओवरऑल अमाउंट्स इन रुपीज थाउजेंड्स हैं। अब इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब फिर देखो ट्रेड डिस्काउंट गिवन, ये लेस होगा, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। देखो ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, हमेशा याद रखना, मतलब बस डिस्काउंट आ गए ना, आपने आगे ये नहीं देखना ट्रेड है या कैश है, हमेशा कॉस्ट ऑफ एसिड में से लेस हो। क्लियर? अच्छा फिर देखो कहते हैं डिलीवरी कॉस्ट आएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, आर्किटेक्ट फी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सक्सेसफुली इग्नोर्ड। अब ये नहीं है कि माइनस कर देना है, अल्लाह के बंदे माइनस तो वो होगा ना जो पहले से शामिल है, जो शामिल ही नहीं है उसको माइनस क्यों करना है, उसको इग्नोर करो। बात क्लियर? अब बच्चे अक्सर पता है क्या करते हैं कि यहां से आगे माइनस कर देते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं है तो आ जाओ माइनस करो। क्या पहले से को कॉस्ट ऑफ एसिड ने अपने अंदर रखा हुआ था, तो माइनस क्यों कर रहे हो? फिर तो बस शामिल ना करो। ओके हो गई बात जी। द नेक्स्ट वन कहते हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड AL a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site of its former condition at the end of the plant's life। लग नहीं रहा कि जैसे लीगल ऑब्लिगेशन बनने जा रही है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी। अब देखो अभी तक उसने एस्टिमेट नहीं बताया कि कितनी है। अब कहता है AL has estimated the amount of rupees 250 in present value terms of the relative। देखो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, हमें नहीं फाइंड करने की जरूरत होती, तो ये खुद बताता ही प्रेजेंट वैल्यू। दूसरी बात ऐड होना है, तीसरी बात 250 नहीं, क्या लिखेंगे यहां पर अगर इसके मुताबिक गए तो 250,000। ओके, ये ऐड कर देना था। अब देखें आपके पास कॉस्ट ऑफ एसिड बनेगी 1640,000 और 1000 मींस दैट 1640 मिलियन का आपका एक प्लांट बन रहा है। अब बात क्लियर है? किसी को डाउट? ऑल पॉइंट्स क्लियर? और जिनके मैच नहीं किया उनको वो पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस वजह से क्या एरर आ रहा है। चलें, गुड हो गया। उसके बाद देखिए कहते हैं recognition of cost in the carrying amount of an item of PPE ceases when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब बस कर, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था, जब सिंपल वर्ड्स, जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो। अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? जब वो उस लोकेशन और कंडीशन तक पहुंच जाए जो मैनेजमेंट ने सोचा हुआ था कि मुझे एसिड इस फॉर्म में चाहिए। जब वो उधर तक पहुंच जाए तो कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर, फिर कुछ भी कैपिटलाइज नहीं करना, फिर उसके बाद के एक्सपेंसेस हमेशा एक्सपेंस आउट होगा। बात क्लियर? यहां तक अवेलेबल फॉर यूज होने तक के तमाम तर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे, उसके बाद इसको स्टॉप कर देना, सीज। अब ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखिए कहते हैं therefore cost incurred in using or redeveloping
an item or not included in the carrying amount of that item। कहता है कि अब अगर आप इसको रन करने के लिए किसी किस्म की कोई कॉस्ट करते हो, मतलब गाड़ी परचेज कर ली, 25 लाख रुपए की गाड़ी ली, उसमें वो सारे एक्सपेंसिव वगैरह शामिल कर लिया, लीगल चार्जेस वगैरह सब कुछ, 25 लाख रुपए की गाड़ी, कॉस्ट ऑफ एसिड 25 लाख रुपए। अब उसको रन करने के लिए 10,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो क्या 25 लाख 10,000 रुपए बन गई है गाड़ी? नहीं, वो 25 लाख ही रहे। अब वो 10,000 रुपए तो उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर वो कहता है कि अगर रीडेवलपिंग एन आइटम, मतलब बाद में अक्सर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। अब हमने घर बनवा लिया, अब देखिए घर को बनवाए हुए ना, वैसे हम लोगों ने एस्टिमेट किया कि इसकी जो बिल्डिंग की लाइफ है ना वो 25 साल है, लेकिन 10 साल के बाद अगर आप बिल्डिंग की हालत देखो ना, तो वो नीचे से सीमेंट वगैरह उतर चुका होता है, उसका जरा खराब हालत में चली जाती है। हम लोग मिस्त्री मजदूर बुलवाते हैं और उसकी सारी वो रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, रीपेंट भी हो जाता है, निखार आ जाता है बिल्डिंग के अंदर, तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसिड में ऐड ना करना। ओके, रीडेवलपिंग कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड में शामिल नहीं कर। ओके, नेक्स्ट, for example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of PP: cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operating at, ये कॉस्ट शामिल नहीं करनी। कौन सी? अब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो गया हमारा, सपोज के 1 जुलाई, 1 जुलाई को एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो गए, लेकिन मैंने उसको यूज किया 1 अगस्त से, और सपोज के जुलाई में मैंने किसी किस्म का कोई एक्सपेंस कर दिया, तो कहते हैं आप कॉस्ट ऑफ एसिड का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों? अवेलेबल फॉर यूज हो चुका था 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई तक के एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना। अब चाहे तुम इसको यूज करना डिले भी कर रहे हो, तब भी इसके एक्सपेंसेस को अब कैपिटलाइज नहीं करना। दूसरी बात, हमने कहा कि एक दिन के अंदर ये 10,000 यूनिट बनाएगा, लेकिन डिमांड ही 3,000 यूनिट्स की आ रही है, तो क्या मैं 10,000 यूनिट बनवाऊंगा उससे? तो अपनी कैपेसिटी से कम काम करेगा तो लॉस भी होना है। तो इसका ये मतलब नहीं है अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है तो फिर मैं जाके ये एक्सपेंस वो कैपिटलाइज कर दूं जितना मुझे लॉस आ रहा है। कहते हैं नहीं, ये तो भी तुम्हारी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इसके ऊपर करो ताकि आपकी सेल्स इंप्रूव हो, तब जाके इसे प्रोडक्शन वगैरह ऐसे कर लेना। तो कहते हैं इस किस्म के कोई भी एक्सपेंसेस आप लोगों ने कैपिटलाइज नहीं करने। फिर कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये बात आपको अब समझ आ गई होगी। क्या स्टार्ट में आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केट वर्थ नहीं होती है, लोग नहीं जानते होते, आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो फ्यूचर में मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। तो स्टार्ट में हर बिजनेस के ऊपर लॉसेस हैं, तो अगर कोई ऑपरेटिंग लॉसेस आ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड एंटिटीज ऑपरेशन, के एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप चले गए, तो कॉस्ट ऑफ एसिड को दोबारा से वो हैंडलिंग को चार्जेस और ये चीजें शामिल ना कर। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट देखें, इनकम में बी ऑन through using a building site as a car park until construction starts, because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The income and related expenses of incidental operations are recognized in, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, थ्योरी पढ़ाने का मकसद ही यही होता है कि देखिए भाई एफएआर 1 की स्टडी टेक्स्ट के अंदर ना हमारे स्टैंडर्ड जो है ना, एक्चुअल स्टैंडर्ड्स वो कॉपी पेस्ट किए गए हैं। तो बेसिकली आप स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग पढ़ रहे हैं, और यहां से जब हम लोग रीड कर रहे होते हैं ना, आपका जो भी क्वेश्चन बनता है ना उसमें ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको नजर आती हैं। जब आपका एग्जामिनर को पेपर बनाने लगता है ना, तो अब उसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, उसे पता है, वो इस किस्म की कोई ना कोई सिचुएशन उस क्वेश्चन में डाल देता है, और वो अज्यूम कर रहा है कि अब अगर किसी स्टूडेंट ने ये चीज, ये 2-3 लाइनें पढ़ी होंगी ना, उसे पता होगा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना। और अगर किसी स्टूडेंट ने सुबह प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता रहा और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई
एग्जाम में चला गया और एग्जाम में ये सिचुएशन आ गई, वो तो डाउटफुल हो जाएगा कि पता नहीं अब इसके साथ क्या करूं। लेकिन जब हम पूरा स्टैंडर्ड पढ़ के जाते हैं, अब चाहे मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में इससे रेलिवेंट कोई एग्जाम्पल ना मिले और एग्जाम में आ जाए, क्या हम लोग डील नहीं कर पाएंगे इसके साथ? क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी हुई है। ओके, फिर अगर इससे रेलिवेंट कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं, हम उसको भी इजीली हैंडल कर लेंगे कि भाई इससे रेलिवेंट ये हमारा आंसर बनता है। क्या कहता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब ये बड़े बड़े प्लाजे बन रहे होते हैं ना, तो प्लाजे ऐसे थोड़ी है कि भाई बन जा, चुटकी बजाए और प्लाजा सामने आपके आ गया। नहीं है भैया ऐसा। और फिर 10-20 मंजिला प्लाजा बन रहा है, तो भाई उसको 2-2 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, इवन के इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब तक सारा नहीं बन जाएगा तब तक वो कोई काम नहीं करते उसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो फ्लोर बाय फ्लोर उसको सेट करते जाते हैं। जैसे वो सेट होता जाता है, वो फ्लोर ऑपरेशंस के लिए आ जाता है कि भाई इसके ऊपर तो बिजनेस वगैरह करना शुरू करो ना, हम ऊपर काम करते रहेंगे। अब क्या होता है, स्टार्ट में कि ये बात कर रहा है, कहता है कि अक्सर ऐसा है कि जब आप कोई प्लाजा वगैरह बनाने लगते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कुछ ऐसी जमीन रखी हुई होती है, जैसे बेसमेंट आपने बना ली, अब ऊपर काम चल रहा है, उसके साथ ना डिफरेंट ऑफिस हैं, उनको कार पार्किंग का मसला है, और आपने वो बेसमेंट एज अ कार पार्क दे दी, तो लाजमी बात है वहां से इनकम आना भी शुरू हो गई है। ऑलराइट, इनकम आई। अब देखो, जब उन्होंने आपसे ये कहा कि भाई हमें ये कार पार्किंग के तौर पर दे दो, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो आप भी करोगे ना, उसको कार पार्किंग के लिए बनाने में, उसकी स्लोप वगैरह और इस किस्म की चीजें जरा सेट तो करके दोगे ना उनको, कुछ एक्सपेंस आप भी करोगे, फिर इसके ऊपर आपको इनकम आना भी शुरू हो जाएगी। अब वो कहता है कि वो जो कार पार्किंग या कोई भी इंसिडेंटल इनकम, इंसिडेंटल इनकम मींस दैट जो बाय चांस आपको इनकम मिल जाए, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल करें या ना करें, तो उसने कहा है कि ना करें, क्योंकि ये कार पार्किंग से इनकम का आना, ये उस एसेट को उसकी लोकेशन और कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट तक लाने के लिए जरूरी नहीं था। तो ये आपकी इंसिडेंटल इनकम है। इसके ऊपर कुछ भी आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस काउंट में जाकर रिकॉर्ड कर देना, कॉस्ट ऑफ एसेट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, कोई इशू? गुड। फिर कहते हैं सिमिलरली sale proceeds and related cost of sample produced while testing whether the acid is functioning properly or recognized in, वो जो एडिशनल अमाउंट मैंने आपको बताई थी, वो चली जाएगी प्रॉफिट और लॉस के अंदर। ऑलराइट, अच्छा बेटा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि इसमें लाजमी बात है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस जाएगा डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसके बाद आकर हम लोग इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को देखा जा सकता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मींस दैट बाद में होने वाले एक्सपेंसेस। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब एसिड को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया और इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पर हो चुकी है उसकी, वो वर्किंग कंडीशन में भी मौजूद है, फ्यूचर में हमने उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस की है, कहते हैं कैपिटलाइज करूं या रेवेन्यू नेचर की है, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लेकर जाऊं। तो आप देखें क्या कहते हैं, कहते हैं कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विंग ऑफ द आइटम्स और रिकॉग्नाइज्ड इन एज इनकर्ड यूजुअली एज रिपेयर्स एंड, मैं अगर किसी किस्म के कहता है कोई डे टू डे ऑपरेशन में आपके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हो जाते हैं, या गाड़ी में पेट्रोल डलवाए बगैर तो गाड़ी ने नहीं चलना, उसके पेट्रोल के कोई एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो कहता है वो डे टू डे एक्सपेंसेस आप लोगों ने हमेशा प्रॉफिट और लॉस काउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज करने हैं। ऑलराइट, सिंपल सी बात हो गई। दूसरा क्या कहता है, कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू पीपीई, मतलब कभी कभी कोई एक्सपेंस ऐसा हो रहा है जो पीपीई से रिलेट कर रहा है आफ्टर देयर, बेटा इनिशियल एक्विजिशन के बाद है तभी तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बनता है, अदरवाइज सब्सिक्वेंट कैसे बन जाता। फिर देखो, इज कैपिटलाइज्ड, अब ये एक्सेप्शंस आ गई, बेसिकली एक्सपेंस आउट, लेकिन कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जिनको हम लोग मतलब
कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाएंगे, लेकिन कब? इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या था? रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। कहते हैं इन प्रैक्टिस दिस यूजुअली मींस दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड इफ इट। अब ये 3 कंडीशन बता दी। क्या क्या आपने कोई एक्सपेंस किया और वो एक्सपेंस आपके एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स लेकर आ गया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस से आपके एसेट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आती, मेंटेन होता है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सपेंस किया और उसमें इंप्रूवमेंट्स आ गई, अब इंप्रूवमेंट्स की एग्जांपल बता रहे हैं कि इंप्रूवमेंट से भाई क्या मुराद है। कहते हैं अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस कर दो या उसकी यूजफुल लाइफ में किसी किस्म की कोई एक्सटेंडिंग यूजफुल लाइफ एक्सटेंशन आ जाए, मतलब पहले यूजफुल लाइफ थी 5 साल, मैंने एक एक्सपेंस किया और उसकी यूजफुल लाइफ हो गई 7, या पहले प्लांट एंड मशीनरी था जो 1000 यूनिट पर डे बना रहा था, मैंने उसमें एक हैवी सी मोटर लगा दी जिससे वो तेज चलना शुरू हुआ तो अब 1200 यूनिट पर डे, तो एसिड में इंप्रूवमेंट आ गई। अब ये जो एक्सपेंस है ये कैपिटलाइज हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में कभी ये कहे कि मैंने कोई एक्सपेंस किया और उसकी वजह से एसिड की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, तो आपने उसको हमेशा कैपिटलाइज। ऑलराइट, फिर क्या कहते हैं इज फॉर अ रिप्लेसमेंट पार्ट। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं, कहते हैं जो रिप्लेस्ड पार्ट हो उसको डी रिकॉग्नाइज कर देना और जो न्यू पार्ट इन किया है उसको एज एन एडिशन कंसीडर करना। जो पुराना पार्ट जा रहा है उसको डिस्पोज कर देना और जो न्यू पार्ट लगा रहे हो उसको इन कर देना, एडिशन के तौर पे शामिल कर देना। क्लियर? फिर देखो कहता है रिलेट्स टू मेजर इंस्पेक्शन, और देखो वैसे सिंपल ओवरहॉलिंग होती रहती है, मतलब इंस्पेक्शन वगैरह आप एसिड की करते रहते हो तो वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के तौर पे चार्ज हो जाती है। लेकिन किसी किस्म की कोई मेजर इंस्पेक्शन मेजर ओवरहॉलिंग हो गई तो ऐसी सिचुएशन में द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरहॉल इज रिकॉग्नाइज और न्यू इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल को एडिशंस के तौर पे रिकॉर्ड। तो 3 ऐसी, इनमें से पहली वैसे सिचुएशन है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपके एसेट्स में किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। इंप्रूवमेंट्स में 2 चीजें देख लेना कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज है या उसकी यूजफुल लाइफ में इंक्रीज है तो आपने उसको कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना देना है। दूसरा कहता है बाज़ औक़ात कभी कोई मेजर ओवरहॉलिंग मेजर इंस्पेक्शन या कोई पार्ट उसका रिप्लेस करते हो तो जो रिप्लेसमेंट है वो आपने डिस्पोजल के तौर पे रिकॉर्ड करनी है, उसमें से उसकी कॉस्ट में से माइनस करना हो, और जो न्यू पार्ट आ रहा है उसको जाके आप लोगों ने ऐड कर। बात क्लियर हो गई? अच्छा इसकी एग्जांपल दें, जो एरोप्लेन्स वगैरह हमारे पास होते हैं ना उसकी इंजन की लाइफ डिफरेंट है। अब एरोप्लेन्स खुद एक ही यूनिट है, ओके, उसके इंजन की लाइफ डिफरेंट है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना उसकी लाइफ डिफरेंट है, और उसके अंदर जो इंटीरियर है उसकी लाइफ डिफरेंट है। अब ऐसा हुआ कि हमने कहा इंजन 10 साल चलेगा लेकिन उसकी बॉडी 3 साल या 5 साल चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 साल के बाद जाके ना सिर्फ उसकी बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं। इंजन वही रहता है, इंटीरियर भी तकरीबन हम वही रहने देते हैं लेकिन सिर्फ बॉडी को चेंज कर देते हैं। अब जो रिकॉर्ड है वो इंजन बॉडी वगैरह अलग अलग नहीं है, सच हमने इकट्ठा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो कहते हैं पुरानी बॉडी की जो आपने कॉस्ट चार्ज की थी ना वो माइनस कर दो और न्यू बॉडी जितने में आके लग रही है जो एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर है वो उसमें आके ऐड कर दो। आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी? ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था और ये कैपिटलाइज। अदरवाइज जो डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा एक्सपेंस आउट होता है। क्लियर? अब आप लोगों की जो हम होम असाइनमेंट है जितना हम लोगों ने पढ़ा ये तो अच्छे तरीके से पढ़ना ही है आप लोगों ने, लेकिन इसके साथ डेप्रिसिएशन वाला ये सेकंड पॉइंट आपने कंप्लीट कर दिया। चारों डेप्रिसिएशन के मेथड्स, इनके एग्जांपल्स वगैरह ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आनी है। ये आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें।
तो आपने इसको जरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तो हम न्यू पार्ट ऐड करेंगे उसमें।